Assalamualaikum everyone, welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today we have a very well-known doctor of the town with us. Her name is Dr. Rabia Kafoor. Assalamualaikum madam. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम और बहुत बिजी स्केड्यूल में से मैडम ने आज अपना टाइम निकाला है। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो कितने टाइम से प्रैक्टिस करेंगे। I am Assistant Professor of Dermatology in Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, and currently I am supervisor of MCPS, FCPS, and MD postgraduate programs of dermatology. And I am practicing since 13 to 14 years, and I practice in JPMC in Ziauddin Hospital, Clifton, Karachi, and in my own clinic, which is Rama Consult Skin Clinic in Defense Phase 2. बहुत अच्छा और वास्ट एक्सपीरियंस है मैडम का एंड आई होप आज हम इनको लाए हैं हमारी स्क्रीन के आगे, आपकी स्क्रीन के आगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद जो है टिप्स मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर फॉल, जो कि आपका, मेरा और हम सब का मसला है आजकल। इधर वी आर वेयरिंग स्कार्फ, इधर वी आर नॉन हिजाबीज, हर किसी का ये बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो घरेलू खातून हो, वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग गर्ल हो, इवन द बॉयज़, एवरीवन इज़ लाइक शेडिंग देयर हेयर नाउअडेज। आज मैडम के पास आपके लिए बहुत अमेजिंग टिप्स भी हैं और थोड़ी सी कंसल्टेंसी भी है कि आप किस तरह से अपने घर बैठे अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। नॉट द टोटकाज शी इज़ गोइंग टू गिव यू, बट शी इज़ गोइंग टू गिव यू सम मेडिकल एडवाइसेस। जी मैडम, सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा, जिस तरह हमारे प्रोग्राम है, हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक ही यही है कि बैलेंसिंग द ब्यूटी बाय सर्कैडियन, कि हम सर्कैडियन को अगर मेनटेन करते हैं तो हम किस तरह से अपने बालों को भी मेनटेन कर सकते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंसिंग द ब्यूटी बाय सर्कैडियन की। इससे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि सर्कैडियन रिदम है क्या। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं और सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल अल्फाज में ये है डे और नाइट का साइकिल, कि अल्लाह ताला ने जो दिन बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है और जो रात बनाई है वो आराम करने के लिए और सोने के लिए बनाई है। ये इसकी साइंटिफिक बेसिस है, ये रैंडमली नहीं बनाया। द थिंग इज़ दैट हमारे जो हार्मोनल सिस्टम्स हैं और जो हमारे बॉडी के सिस्टम हैं वो इसी क्लॉक के अकॉर्डिंगली ट्यून हुए होते हैं। अगर हमारा सर्केडियन रिदम यानी स्लीप साइकिल या खाने पीने के टाइमिंग्स डिस्टर्ब हैं और हम अपने हार्मोन से मुताबिक काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जो हमें काम के लिए प्रिपेयर करता है। दैट्स लेवल इज़ मैक्सिमम इन द मॉर्निंग एंड मिनिमम इन द नाइट, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू वर्क। तो ये हार्मोन्स हमारे हर बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपका ये सिस्टम सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब है, आप दिन को सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, रात को ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है और डाइट रूटीन डिस्टर्ब है, तो आपके सारे बॉडी के सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें हेयर, स्किन सबसे पहले आती है। सबसे पहले स्किन डलनेस आती है, हेयर फॉल के इश्यूज होते हैं, डिफिशिएंसीज बॉडी में होती हैं, EIT सिस्टम और अदर सारे सिस्टम हमारे डिस्टर्ब होते हैं। और ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। कोविड में ज़्यादातर लोगों का, यंग जनरेशन का स्पेशली स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद लास्ट 3 to 4 ईयर्स में हेयर फॉल के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत यंग एज से हो रहे हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पोस्ट कोविड ज़्यादा ही हो रहा है। इतनी अच्छी बात मैडम ने कही है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, लोग क्यों इसको समझ नहीं पाते कि सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जनरली हम सब यही समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि बस नींद पूरी हो गई 6 घंटे 8 घंटे वो काफ़ी है, चाहे वो हम दिन में सो लें या रात में सो लें। फिर एक फैशन भी बन गया है कि रात को ज़्यादा काम करना है। बच्चों से आजकल बात करें, नहीं हम दिन को पढ़ ही नहीं सकते, रात को हम सुकून से पढ़ते हैं, हम रात को जागते हैं। और फिर थोड़ा सा मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, उसकी भी एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, रात देर तक लोग बिंज वॉचिंग कर रहे होते हैं। तो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि काफ़ी प्रिवेल कर रहे हैं और सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो रहा है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर समझाएं ये चीज़ साइंटिफिक बेसिस के साथ पेशेंट्स को बताएं तो वो समझ जाते हैं, वरना वो समझते हैं कि ऐसे ही हम तो नींद पूरी करते हैं, हम तो खाना भी खा लेते हैं, हम तो ये, तो उनको ये चीज़ फिर समझ में नहीं आती है।
जी, इसी तरह हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो मेंटेन होनी चाहिए और इसी तरह जो वो इंटरमिटेंटली लिंक जो है वो हमारी ब्यूटी से है। अच्छा मैडम, क्या हमारे सर्कैडियन रिदम जब डिस्टर्ब होता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जब डिस्टर्ब होती है, क्या ये डायरेक्टली लिंक करती है क्या हेयर फॉल से? जी बिल्कुल लिंक है इसका, थोड़ा सा इनडायरेक्ट लिंक है। जैसे मैंने पहले कहा कि हार्मोनल सिस्टम से डायरेक्ट लिंक है, और हार्मोनल सिस्टम जो है जो लिंक्ड है हमारी हेयर ग्रोथ से और हमारी ब्यूटी की मेंटेनेंस से। और इसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, डाइट डिस्टर्बेंस की वजह से, इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से हेयर फॉल का इशू होता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और इससे वेट गेन भी होता है। रात को आप पढ़ते हुए खा रहे होते हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रात को अगर लेट नाइट खा रहे हैं तो वेट गेन होता है। PCOS का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका भी हेयर फॉल के साथ डायरेक्टली लिंक है। देखिए, हम लोग को आज तक ये पता ही नहीं था कि हम अपनी डाइट तो प्रॉपर ले रहे हैं, हम फलां सीरम यूज़ कर रहे हैं, फलां शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बट हमें ये पता ही नहीं था कि हम एक हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये इतना इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में एक अच्छी नींद की, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह डॉक्टर राबिया ने बताया कि रात जो है हमें सोने के लिए रखी हुई और दिन जो है हमें काम करने के लिए रखा हुआ अल्लाह ताला ने, बट उसको हम कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स में भी काम कर रहे होते हैं, उनके लिए समझ में आता है कि दे कैन नॉट मैनेज दिस सर्कैडियन। लेकिन जो लोग बिला वजह अपनी स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, रात में वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिस वजह से वो अपने जानबूझ के अपने स्किन के साथ तो एजिंग प्रोसेस भी उनका जल्दी हो जाता है और जो है उनका हेयर फॉल भी बहुत एक्सेसिवली हो जाता है। अच्छा मैडम, इसके अलावा कोई आपके पास टिप्स हैं लोगों के लिए जो किस तरह से वो अपने हेयर को मेंटेन कर सकते हैं, या कोई इस तरह के अच्छे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में हो या एक अच्छे शैम्पू या सीरम में होने चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। जी अच्छा, जब एक पेशेंट हेयर फॉल के साथ आता है तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हेयर फॉल एक मेडिकल इशू है, ये खुद मैनेज करने वाली चीज़ नहीं है। मेरे पास पर्सनली कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो जिनकी टाइप ऑफ हेयर लॉस ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है। हेयर फॉल बेसिकली दो टाइप्स का होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल स्कारिंग एलोपेशिया होता है जिसमें आपके बाल वापस नहीं आते, और अगर वो घरेलू टोटकाज और या खुद प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं किसी एडवर्टाइजमेंट को देख लिया। और ये आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि ऑनलाइन ब्लॉगर्स के उसमें आके या ऑनलाइन ऑयल मंगवा लिया, सीरम मंगवा लिया जिसकी क्वालिटी एश्योरेंस कोई नहीं है, या किसी ने उसको तो कोई क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट नहीं है। क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट नहीं है। एक तो आपको अपने हेयर फॉल का कॉज ही नहीं पता, जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर दूसरे आप प्रोडक्ट्स जो जिसका जो इरैशनल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स है बगैर नॉलेज के, तो वो अगर ऐसा करते हैं तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा बल्कि और डैमेज होगा, और हो सकता है कि वो फिर इरिवर्सिबल साइड पे चला जाए। तो जब पेशेंट आता है तो हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि कॉज क्या है हेयर फॉल की, टाइप क्या है, कॉज क्या है। अब हेयर फॉल इफेक्ट करता है बेसिकली पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इसको हम डर्मेटोलॉजी में क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं कि पेशेंट का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो कॉज को इफेक्ट करके कॉज को हम एवेल्युएट करके, हो सकता है उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हिस्ट्री चाहिए होती है, ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली वी ट्रीट दैट पेशेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ हेयर लॉस। दैट्स ग्रेट। तो मैडम जिस तरह बताया कि आप जो है ये XYZ ब्लॉगर को देख के, इन्फ्लुएंसर को देख के, या जो भी XYZ आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया है आपने सोशल मीडिया के ऊपर या किसी टीवी चैनल्स के ऊपर, और आपने उठा के लगा लिया। फॉर एग्जांपल आपके सर पे सोरियासिस, आपके स्कैल्प पे, आपका स्कैल्प शदीद ड्राई है, ऑयली है, बट आपको नहीं पता, आपने किसी को देख लिया कि वो फलानी वाला प्रोडक्ट यूज़ करता है तो मैं भी ये यूज़ करूँ, बट आपको नहीं पता आपकी अंडरलाइन डिजीज़ क्या क्या आपके साथ हो सकती हैं, आपको क्या इशू है, बट आपने किसी को देख के इस्तेमाल कर लिया तो वो आपकी जो डिजीज़ होती है वो भी फिर जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो आप कहने को तो सिर्फ शैम्पू है, हेयर वॉश कर रहा है, बट यू नेवर नो कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या मौजूद हैं, इधर दे आर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है। अच्छा मैडम, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा सल्फेट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप बताएंगे कि सल्फेट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स बहुत प्रोमोट भी होते हैं कि दे आर सोपनिंग एजेंट, बालों को वो अच्छा बना देते हैं, तो क्या सल्फेट फ्री शैम्पू हमें
हमें यूज़ करना चाहिए या जो है हमें सल्फेट कंटेनिंग प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? अच्छा, उसमें आपके हेयर टाइप का भी है, और सल्फेट बेसिकली मॉइस्चर को या जो ऑयल को अच्छा वाइप ऑफ करता है, इसलिए बहुत सल्फेट जो है, इसलिए कॉमनली वॉशिंग प्रोडक्ट्स या ये शैम्पूज़ वगैरह में सल्फेट यूज़ होता है ताकि वो अच्छा नाइस लुक या सही से। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी स्कैल्प की स्किन ड्राई है या ड्राई है तो वो जो उसको रिक्वायर्ड मॉइस्चर है उसको भी वाइप अवे कर लेगा और स्कैल्प की इरिटेशन और ड्राइनेस बढ़ाएगा। इसलिए अगर रिक्वायर्ड हो तो डॉक्टर आपको सल्फेट फ्री शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, वो जानना चाहती है कि कोई एक अच्छा शैम्पू हो जिसके अंदर सेफली कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स हो जो कि टॉक्सिक ना हो आपकी स्कैल्प के लिए, तो आप बताएंगे कि एक अच्छे शैम्पू में क्या होना चाहिए? एक अच्छा शैम्पू जो है, आप जो शैम्पू के पर्पस होता है हेयर वॉश, हेयर अच्छी तरह से वॉश कर दे और उसको ड्राई ना करे। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए जैसे एलोवेरा है, एक प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इंग्रेडिएंट होता है जो ह्यूमेक्टेंट होता है, जो वाटर रिटेन करता है। हेयर का एक्सेस रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो लॉस ना हो। इसके अलावा अगर उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो कि हेयर ग्रोथ के लिए यूज़फुल हैं, जैसे बायोटिन है, या अगर हेयर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिंक पायरीथॉन वगैरह हैं, तो वो ऐड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप, और कोई स्पेसिफिक हेयर का प्रॉब्लम है तो बेसिकली एक अच्छे शैम्पू में यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो वॉश करे, एक्सेसिव ड्राई ना करे, उसमें ह्यूमेक्टेंट्स हों और कुछ हेयर ग्रोथ के इंग्रेडिएंट्स हों। दैट्स ग्रेट। मैडम ने एक शैम्पू की तो टिप आपको बता दी है। अब जब भी किसी भी स्टोर पे जाएं, चाहे आप किसी केमिस्ट के पास जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, किसी सुपर स्टोर पे जाएं, तो जिस तरह डॉक्टर राबिया ने आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छे शैम्पू के अंदर, आप उसको ज़रूर देखें। एंड इट शुड बी अ सल्फेट फ्री शैम्पू, ताकि आपके हेयर लॉस को वो और ट्रिगर ना करें, आपके हेयर को गिरने से बचाएं। अच्छा मैडम, इसके अलावा सिर्फ एक लास्ट टिप दे दें कि बहुत सारे लोग हेयर ऑयल्स यूज़ करते हैं और हेयर सीरम्स यूज़ करते हैं ओवर द काउंटर, उनको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा अच्छा हेयर सीरम है, क्या वो आपको हेयर लॉस को ट्रिगर कर रहा है या आपके हेयर लॉस को होने से बचा रहा है। तो इस तरह मुझे बताइएगा कि एक अच्छा हेयर सीरम कौन सा होता है? हेयर सीरम्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हेयर सीरम्स जो हैं वो हमें अगर हमको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका सबसे पहले लेबल देखना चाहिए और उसका मैन्युफैक्चरर देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कि अच्छी रिलायबल कंपनी या ब्रांड का हो और उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों जो कि हेयर फॉल के लिए या जो भी आपका हेयर प्रॉब्लम है उसके लिए मुनासिब हों। इनमें सीरम में हेयर ग्रोथ एलिमेंट्स हों, जिस तरह जैसे बेहतर तो ये है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से को चेक करा लें और वो आपका रिकमेंड करे आपके हेयर लॉस के टाइप के लिहाज से या आपके हेयर टाइप के लिहाज से आपको कोई अच्छा सीरम रिकमेंड करे। खुद से ऑनलाइन ब्लॉगर्स के या आजकल घरों में बहुत सारी ख़वातीन और बहुत से लोग घरों में सीरम्स बना के कोई फैंसी सा नाम रख के उसको मार्केट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन उस पर काम कर रहे होते हैं और ऑनलाइन तो इस तरह के बग़ैर सोचे समझे सीरम्स यूज़ ना करें और किसी डर्माटोलॉजिस्ट से क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करवाएं अपने लिए। अदरवाइज़ आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर राबिया ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को, एक क्वालिफाइड, अच्छे तो खैर बहुत होते हैं जिनको जो है फेम मिल जाता है, बट एक अच्छे क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आपके सर में कोई भी इशू है, अगर आपको हेयर फॉल है तो वो बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, जिस तरह आपने हमारी वीडियो में सुना। डॉक्टर राबिया टोल्ड के हमें एक अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी होने चाहिए और हमें क्या देख के एक अच्छे सुपर स्टोर या केमिस्ट से या मेडिकल स्टोर से लेना चाहिए। अच्छा मैडम, अब हमें सिर्फ एक हेयर सीरम के बारे में बता दें जो अच्छा मेडिकेटेड हेयर सीरम हो, क्योंकि हेयर लॉस बहुत बढ़ गया है। जिस तरह आपने बताया कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को ये मसला फेस करने को मिल रहा है, तो एक अच्छे हेयर सीरम के अंदर, एक हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
एक अच्छे हेयर सीरम में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हेयर की हेल्थ को भी मेंटेन रखें और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करें। हेयर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं या ह्यूमेक्टेंट्स हैं जो कि मॉइस्चर रिटेन करें ताकि हेयर की सरफेस हेल्दी रहे, क्यूटिकल उसका हेल्दी रहे। उसमें ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है या इस तरह के और ह्यूमेक्टेंट्स हैं जो कि हेयर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करें, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और जो कि प्लांट ओरिजिन के हैं या उनका ओरिजिन ऐसा है कि वो दे आर नॉट केमिकल्स, जिनमें एक प्रोकैपिल है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर डायमीटर इंक्रीज़ करता है, न्यू हेयर ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो एसेंशियल हैं, जैसे बायोटिन है, टॉपिकली अप्लाइड बायोटिन हेल्प्स टू प्रमोट द हेयर ग्रोथ। देन पेंटोथेनिक एसिड है विच इज़ ऑल्सो विटामिन टू प्रमोट हेयर ग्रोथ। और इसके अलावा और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो एक अच्छे सीरम में ये सारी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल, बहुत अच्छे उन्होंने टिप्स बताएंगे। मैडम सिर्फ एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि एक हम हेल्दी हेयर को रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या ऑयलिंग पहले जो हम करते थे क्या वो ज़रूरी है, या आजकल चूँकि सीरम इज़ द बेस्ट व्हीकल फॉर द पेनिट्रेशन फॉर द स्किन, तो क्या हम ऑयल को रिप्लेस सीरम से कर सकते हैं? और एक अच्छा शैम्पू क्या क्या हमारे हेयर और स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है? हेयर और स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए पहले तो जैसे हमने बात शुरू की थी एक सर्केडियन रिदम से और बायोलॉजिकल क्लॉक से, आपका लाइफस्टाइल और डाइट सही होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी हेयर केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पूज़ एंड सीरम्स जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके बालों की टाइप के लिहाज से होने चाहिए और आपके बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करना चाहिए। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से यूज़ ना करें कोई भी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑयल की बात की कि हमें ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो अगेन हेयर टाइप पे डिपेंड करता है। ऑयल बेसिकली जो यूज़ होता है वो बालों को ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए होता है या मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा ऑयलिंग से कुछ प्रॉब्लम्स जैसे डैंड्रफ है वो बढ़ सकती है। तो रीज़न बीइंग कि जो डैंड्रफ होती है वो बेसिकली स्कैल्प में एक यीस्ट की ओवर ग्रोथ से होती है, फंगस की ओवर ग्रोथ से होती है जिसको मेलासीजिया कहते हैं, और वो ऑयली स्कैल्प में ग्रो करता है। अगर आप उसको डैंड्रफ आप समझते हैं कि डैंड्रफ है, उसको ऑयल लगाएंगे तो डैंड्रफ कम होगी, तो होता क्या है कि उस ऑयली स्कैल्प में वो फंगस मज़ीद इंक्रीज़ होता है और इन द एंड डैंड्रफ स्वेयर होती जाती है। तो इस तरह के स्कैल्प के लिए ज़्यादा ऑयलिंग मुनासिब नहीं है। अब ऑयल अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे तो आप जो हेयर सीरम्स हैं जिसमें आपको यही प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं इन एडिशन टू हेयर ग्रोथ और मॉइस्चराइजेशन, तो आप हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे आपके पास लेकर वो हम ऑयल वर्सेस सीरम लेकर आएंगे। हम अब बताएंगे आपको कि पहले जो हमारी नानी और दादियाँ यूज़ करती थी ऑयल, और उन पहले तो हमारे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे, हमारी मदर्स के, हमारी अगर ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स के देखें तो उनके बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे, इवन ग्रे भी नहीं होते थे। और आजकल के लोगों के अंदर हेयर फॉल इतना जल्दी कि छोटे से ही बच्चे स्कूल गोइंग है उनका हेयर फॉल शुरू हो गया है, ग्रे हेयर होना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके पास लाएंगे, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच मैडम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप लोगों को देख के ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आज जो बातें आपने सुनी हैं डॉक्टर राबिया से, आई एम श्योर इससे पहले और किसी ने भी नहीं कही होंगी। आप किताबों में तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, बट आजकल के, लेकिन मैं अपने पास भी अपने आप को भी देखूँगी, आई बिलोंग फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किताबों को खोलूँ। बट हाँ, चूँकि सोशल मीडिया इज़ प्रीटी मच एक्टिव दीज डेज, हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज आप तक लेकर आ रहे हैं कि इसी तरह के क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पास लेकर आए जो आपको बताएं, नसीहत दें कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। आप किसी को देख के, किसी को सुनकर, किसी की प्रिस्क्रिप्शन उठा के कोई उल्टी सीधी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। आप अपना पैसा बचाने के चक्कर में आप उल्टे और पैसे देने के उसमें पड़ जाए। स्किन और हेयर कंसर्न अच्छी तरह से और कम पैसों में ट्रीट हो सकता था, लेकिन आपने उसको यहाँ से सुना, वहाँ से देखा,
ये ऐड देखा, वो इन्फ्लुएंसर को देखा, आपने वो इस्तेमाल कर लिया, तो चूंकि अब आपकी डिजीज़ भी बिगड़ चुकी है और आप जो है अपने पैसे भी जो पहले कम पैसों से ट्रीट हो रहा था वो अब ज़्यादा पैसों में आप पड़ जाते हैं। तो इतनी महंगाई का दौर है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, अपने स्किन और हेयर कंसर्न बताएं, फिर आप कोई भी दवा या कोई भी XYZ सीरम, शैम्पू जो भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वॉज इट। आज हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वील कमिंग बैक टू यू विद एन अदर टॉपिक और वील सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।